प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, राजयोगों की श्रृंखला में अब तक हमने पंच महापुरुष राजयोगों के बारे में जान लिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग गज केसरी राजयोग के बारे में। गज और केसरी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गज का अर्थ होता है हाथी, एलिफेंट, और केसरी का अर्थ होता है सिंह, लॉयन। जिस व्यक्ति, जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में गज केसरी राजयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति बड़े धनाढ़ होते हैं। धनवान, प्रतिष्ठावान, बाहुबली, दबंग, फिल्म स्टार, राजनेता, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या फिर बड़े व्यापारी टाइप के ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग, इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। मैन पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, सब कुछ इनके पास होता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। ऐसे लोग बेताज बादशाह होते हैं, किंग मेकर होते हैं। सत्ता में हों या ना हों, पॉलिटिक्स में हों या ना हों, लेकिन सरकारी तंत्र इनके इशारे पर घूमता है। ये चाहें तो किसी राज्य में किसी विशेष दल की सरकार बनवा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। ये लोग चाहें तो किसी को मुख्यमंत्री बना भी सकते हैं और मंत्री पद से हटा भी सकते हैं। इतना इनके पास पावर होता है और समाज में इतना इनका इन्फ्लुएंस होता है। बड़े प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस में बड़े अफसर, सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि के रॉ के बड़े अफसर्स में भी ऐसे योग पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण योग है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बन रहा हो और विशेषकर लग्न में बन रहा हो, हाथी के समान बलशाली, धीर गंभीर प्रकृति का, अत्यंत पावरफुल होगा, लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का, शरीर से भी शक्तिशाली होता है और हैसियत से भी शक्तिशाली होता है। शेर की तरह आक्रामक होता है, दबंग होता है। अभी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि जन्म कुंडली के 12 भावों में गज केसरी योग बने तो क्या परिणाम देगा। साथ में 2 उदाहरण कुंडलियां भी आपको दिखाऊंगा। किन अवसरों पर गज केसरी योग अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा और कौन से ऐसे भाव हैं या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां गज केसरी योग बेकार हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा अथवा अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो आज की चर्चा का विषय है गज केसरी योग। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आपसे। यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया अब तक के सारे वीडियोस को आप देख जाएं ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है और अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को हमारे बारे में नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे वीडियोज़ को देख करके ऑनलाइन ज्योतिष सीखें, फ्री में सीखें और अपनी जन्म पत्रिका स्वयं पढ़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, गज केसरी राजयोग। दोस्तों, गज केसरी राजयोग बृहस्पति और चंद्रमा के एक साथ आने से बनता है। इसकी परिभाषा ये है कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ जाएं, अंशात्मक रूप से अत्यंत नज़दीक आ जाएं, निकट आ जाएं, डिग्री वाइज बहुत क्लोज आ जाएं, एक ही भाव में एक ही घर में बैठ जाएं, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। कई भ्रांतियां भी फैली हुई हैं गज केसरी योग के बारे में। हो सकता है आप किसी दूसरे चैनल को देखें या किसी ज्योतिष की पुस्तक पढ़ें या कहीं कोई लेख पढ़ें, कोई आर्टिकल पढ़ें, तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है, कुछ ज्योतिषियों का, कि बृहस्पति से चंद्रमा यदि केंद्र में हो, जन्म कुंडली के जिस भाव में गुरु बैठा है वहाँ से यदि चंद्रमा लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में हो, 1, 4, 7, 10 में, तो भी गज केसरी योग बन जाता है।
या बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो भी गजकेसरी योग बन जाता है। मेरे अनुभव में ऐसा नहीं होता। मैंने जितने लोगों की कुंडलियां देखी हैं और गजकेसरी योग का जो प्रभाव देखा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, बृहस्पति और चंद्रमा जब तक एक घर में एक साथ नहीं बैठेंगे, अंशात्मक रूप से डिग्री वाइज बहुत क्लोज नहीं होंगे, तब तक गजकेसरी योग का निर्माण नहीं होगा। तो बाकी की थ्योरियों को मैं नहीं मानता। इसके पीछे कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ हैं। दूध एक अलग पदार्थ है, नींबू एक अलग पदार्थ है। आप जानते हैं कि दही कैसे जमता है? दही के लिए क्या केवल दूध ही आवश्यक है? दूध के साथ और क्या होता है कि दही जम जाता है? दही जमने के लिए दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का दही जमने के लिए दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का मिलना जरूरी है। दूध एक अलग पदार्थ है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक अलग पदार्थ है। ये दोनों प्रकृति में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नंगी आंखों से, खुली आंखों से आप उसको देख नहीं सकते। उसके लिए लैब में माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि ये कितने सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरियाज। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही वो चीज़ है, वो तत्व है, वो जीव है जो दूध को दही बना देता है। अब मान लीजिए कि एक कटोरी में, एक बर्तन में दूध आपने लिया और दूसरी बर्तन में, बर्तन तो नहीं, टेस्ट ट्यूब कहेंगे, परख नली, क्योंकि बैक्टीरिया लैब में कल्चर किया जाता है, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। तो एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया है लिक्विड फॉर्म में। अब बर्तन में दूध रखा हुआ है अलग और टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया रखा हुआ है अलग। क्या दही जम जाएगा? दही बनेगी, जमेगी? नहीं ना। जब तक दूध में बैक्टीरिया मिलेगा नहीं, तब तक दही नहीं जमेगी। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का दूध में मिक्स होना, मिश्रित होना आवश्यक है। साथ में एक सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पे गर्म करना जरूरी है दूध को। उसी टेम्परेचर में बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसका सेल डिवीजन होता है, फिर 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2000, बैक्टीरिया 2000 से 2 लाख बनते हैं। तो टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही एक निश्चित अवधि के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। 8 से 10 घंटे लगते हैं उस बैक्टीरिया को पूरी तरह ग्रो करने में, तब जाके कहीं दही बनती है। अदरवाइज अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, सही समय नहीं मिला बैक्टीरिया को ग्रो करने का, या बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, या बैक्टीरिया डेड हो गया, तो दूध ही रह जाएगा, वो दही नहीं बन पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह से दूध एक अलग पदार्थ है, बैक्टीरिया एक अलग पदार्थ है, जब तक ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, तब तक दही, जो एक तीसरा प्रोडक्ट है, उसका निर्माण नहीं होगा। क्लियर? उसी तरह से बृहस्पति एक अलग ग्रह है, चंद्रमा एक अलग ग्रह है। जब तक ये दोनों एक साथ एक भाव में नहीं आएंगे, डिग्री वाइज बहुत क्लोज नहीं आएंगे, तब तक गजकेसरी योग नहीं बनेगा। अब दो ग्रहों के एक साथ आने से दोनों ही ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बृहस्पति भी चंद्रमा को प्रभावित करेगा और चंद्रमा भी बृहस्पति को प्रभावित करेगा। दोनों के गुण एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और एक तीसरे प्रोडक्ट का निर्माण होगा, जिसको हम गजकेसरी राजयोग बोलेंगे। जैसे दूध एक अलग पदार्थ है, नींबू एक अलग पदार्थ है। नींबू को काट के अगर उसका रस दूध में निचोड़ दिया जाए, तो दूध और नींबू आपस में मिलते ही एक तीसरा प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम पनीर कहते हैं, छेना कहते हैं। दोनों की प्रकृति समाप्त हो जाती है। नींबू की प्रकृति कुछ और है, दूध की प्रकृति कुछ और है। दोनों ने अपना अपना त्याग किया, दोनों के गुण खत्म हुए और दोनों के मिलने से दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, एक नई चीज बन गई। उसी तरह ग्रहों के साथ भी होता है, संयोग या योग, एडिशन। जब दो ग्रह एक साथ एक भाव में मिलते हैं, ऐड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो या तो राजयोग बनता है या फिर दुर्योग बनता है। कोई दोष का निर्माण होता है, किसी बुरे योग का निर्माण होता है। अब ये तो ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, ग्रह कौन से हैं, उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट कैसा है, वो शुभ ग्रह है कि पाप ग्रह है।
इस पर निर्भर करता है। अगर दो शुभ ग्रह मिलेंगे तो अच्छा राजयोग बनेगा, दो मित्र ग्रह आपस में मिलेंगे अच्छा राजयोग बनेगा, दो शत्रु ग्रह आपस में मिलेंगे तो बुरा योग बनेगा, दोष बन जाएगा, कोई पाप ग्रह आपस में मिल जाएंगे तो दोष का निर्माण होगा, एक शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह आपस में मिलेंगे तो भी दोष का निर्माण होगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस है, कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि बृहस्पति और चंद्रमा का एक साथ एक भाव में बैठना जरूरी है। दृष्टि पड़ने से दृष्टि का जो असर आता है वही आएगा, केंद्र में होना ये मेरे अनुभव से ऐसे गजकेसरी योग का निर्माण नहीं होता। चलिए, अपने अपने विचार हैं, अलग अलग ज्योतिषियों के अलग अलग विचार हैं, क्या कहा जा सकता है। मैं अपनी बात करूंगा। अब हम ये जानेंगे कि किन भावों में गजकेसरी योग अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा और किन भावों में प्रभावशाली नहीं रहेगा। देखिए, गजकेसरी योग चूंकि दो शुभ ग्रहों से बना है, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा देवता ग्रह हैं, इनके मिलने से बना है, तो गजकेसरी योग लग्न स्थानों में और त्रिकोण स्थानों में सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, बेस्ट रिजल्ट। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है। इन केंद्र स्थानों में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन 4 केंद्र स्थानों में, साथ ही त्रिकोण पंचम और नवम, इसमें यदि गजकेसरी योग का निर्माण हो किसी कुंडली में तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। कंडीशंस अप्लाइड है, किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, साथ में कोई दूसरा दुष्ट ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर गजकेसरी योग बन रहा और साथ में सूर्य भी बैठ गया बहुत करीब होकर के डिग्री वाइज, तो दोनों ग्रहों को अस्त कर देगा। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के प्रभाव को क्षीण कर देगा, अस्त कर देगा, तो गजकेसरी योग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। साथ में यदि राहु या केतु जैसा कोई पाप ग्रह बैठ गया, शनि जैसा कोई ग्रह बैठ गया, तो भी गजकेसरी योग का प्रभाव कम हो जाएगा। बृहस्पति चंद्रमा है, साथ में राहु बैठ गया, तो गजकेसरी योग तो बना, किंतु साथ में चांडाल दोष भी बन गया, गुरु और राहु का चांडाल दोष बन गया, चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष बन गया, तो गजकेसरी योग के प्रभावों में बहुत कमी आ जाएगी। फिर वो 20 से 25% ही असर दिखाएगा, क्योंकि साथ में दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो कंडीशंस अप्लाइड हैं। केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण पंचम और नवम में गजकेसरी योग अपना पूरा प्रभाव दिखाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एकादश में भी अच्छे रिजल्ट देता है, द्वितीय और तृतीय में भी अच्छे रिजल्ट देता है। बुरा कहाँ है? छठे, 8वें और 12वें भाव में, त्रिक स्थानों में यदि गजकेसरी योग का निर्माण हो तब ये अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। 25-30%, 40% तक ही असर दिखाएगा, क्योंकि छठा, 8वां और 12वां स्थान निगेटिव एनर्जी का है, बुरे स्थान है। यहाँ पे दो शुभ ग्रह बैठेंगे तो उनकी शुभता क्षीण हो जाएगी, उनमें नकारात्मक प्रभाव आने लगेंगे, तो जो वो अपना फुल इम्पैक्ट दिखाने वाले थे वो नहीं दिखा पाएंगे। कंडीशन अप्लाइड है। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़ा सा 10-20% ज़्यादा असर दिखेगा। तो चलिए जानते हैं कि लग्न में यदि गजकेसरी योग बने तो क्या परिणाम देता है। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपका लग्न कौन सा है? आपका लग्नेश बृहस्पति और चंद्रमा के साथ मित्रता रखता है या शत्रुता रखता है? आपके लग्न पर किन अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है? कौन से ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है? कहीं बृहस्पति या चंद्रमा में से कोई एक नीच का तो नहीं हो गया लग्न में बैठ करके? ये सारी कंडीशंस भी अप्लाइड होंगी। तो जब अपनी जन्म पत्रिका में आप गजकेसरी योग को देखेंगे और उसका परिणाम जानना चाहेंगे तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो जनरल प्रेडिक्शन है। लग्न में यदि गजकेसरी योग विराजमान हो, मतलब बृहस्पति और चंद्रमा विराजमान हो और गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा हो, तो जो मैंने अभी बताया, लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का आदमी होता है, दबंग होता है, बहादुर निडर होता है, पैसे वाला होता है, प्रतिष्ठित होता है, अपनी निजी आर्मी रखता है, अपनी प्राइवेट सेना रखता है। प्राइवेट सेना का मतलब क्या है? आजकल तो कोई प्राइवेट सेना रख नहीं सकता, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन, कुछ दबंग लोग, राजनेता, कुछ बड़े व्यापारी, कुछ फिल्म स्टार्स प्राइवेट बाउंसर्स रखते हैं
किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से बाउंसर्स को हायर करते हैं या अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई फिल्म स्टार पब्लिक प्लेस में जाता है, भीड़ भाड़ वाली जगह में, किसी शॉपिंग मॉल में या रोड पे निकलता है, तो उसके चारों तरफ 8-10 लोग हाथ पकड़ करके एक सर्कल बना देते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक घेरा बना देते हैं, सुरक्षा घेरा, और वो फिल्म स्टार उस घेरे में चलता है और उसके वो सारे जो बाउंसर्स होते हैं वो उसको अपने सिक्योरिटी सर्किल में ले करके उसके साथ साथ मूव करते हैं। ये सारे लोग उसके यहाँ तनख्वाह पे काम करते हैं, किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से हायर किया जाता है, इनको एक मोटी सैलरी दी जाती है और इनका काम होता है फिल्म स्टार की सुरक्षा करना। तो ये उसकी अपनी निजी सेना हो गई, प्राइवेट आर्मी जैसी हो गई। कुछ राजनेता लोग होते हैं जिनको पुलिस का प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, साथ में वो अपने भी 8-10 बंदूक वाले बॉडीगार्ड्स भी रखते हैं, तो ये उनकी अपनी निजी सेना हो गई। तो गज केसरी योग यदि लग्न में बने तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्राइवेट आर्मी रखने वाला होता है, बहुत पैसे वाला, बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा दबंग, मान सम्मान वाला व्यक्ति होता है, शरीर से मजबूत होता है, शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, शरीर में बल बहुत होगा, स्वभाव से आक्रामक होगा, धीर गंभीर स्वभाव का भी होगा, दुष्टों का विनाश करने वाला होगा, शत्रुहंता होगा। ये सारे गुण होते हैं, ये सारे गुण होते हैं। द्वितीय स्थान में यदि गज केसरी योग बन जाए तो कुटुंब परिवार में उसको बड़ा मान सम्मान मिलेगा, कुटुंब परिवार बड़ा प्रतिष्ठित होगा, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में व्यक्ति का जन्म होगा और उसके पूर्वज, अच्छे परिवार, अच्छे कुल में व्यक्ति का जन्म होगा और उसके जो पूर्वज होंगे वो भी बड़े प्रतिष्ठित जमींदार, नवाब, राजा टाइप के लोग होंगे। जमींदार, नवाब, राजा टाइप के लोग होंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी, परिवार में सब एक से एक बड़े पहुँचे हुए लोग होंगे, दबंग टाइप के बहादुर लोग होंगे, परिवार में मान सम्मान मिलेगा, अच्छी स्थिति है। तृतीय भाव में यदि गज केसरी योग का निर्माण होता है तो छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहन भी अच्छी स्थिति में होंगे, वो लोग भी बड़े पैसे वाले, धनी मानी, प्रतिष्ठित लोग होंगे, दबंग लोग होंगे, समाज में अच्छा रुतबा रखते होंगे और छोटे भाई बहनों का सहयोग और प्रेम सदा मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, जातक या जाति का जो भी हो। यात्राओं से लाभ होगा, यात्राओं में इसका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा समाज में, यह भी अच्छी स्थिति है। चतुर्थ में यदि गज केसरी योग बन जाए केंद्र में तो माता इसकी किसी जमींदार, नवाब, राजे रजवाड़े के परिवार से होगी, माता भी बड़ी समाज में धनी मानी प्रतिष्ठित महिला होगी, दबंग टाइप की भी हो सकती है। घर परिवार में सुख सुविधा के सारे साधन बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, कई सारे भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, अश्व मतलब घोड़े, गाय, पशुधन, कुत्ते, इस तरह की संपत्ति भी इनके पास होगी, अच्छी स्थिति है। पंचम में यदि गज केसरी योग बन जाए तो ऐसा व्यक्ति, इनकी संतान बड़ी प्रतिष्ठित होगी, संतान जो है वो ऊंचे पदों पे आसीन होगी, सरकार में बड़ी अच्छी पोजीशन होगी इस व्यक्ति की और इसके संतान की भी सरकारी हलकों में, सरकारी महकमों में उसकी अच्छी चलती होगी। इसकी संतान कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, इसके बच्चे आर्मी में, पुलिस में, नेवी में हो सकते हैं या IAS वगैरह हो सकते हैं। खुद ये व्यक्ति सरकारी कृपा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होगा, कृपा पात्र होगा, या खुद ये व्यक्ति मंत्री भी हो सकता है सरकार में, इसके बच्चे भी मंत्री हो सकते हैं, बड़ी ही अच्छी स्थिति है। पूर्व जन्म में जो पुण्य किए थे उन पुण्यों के आधार पर इसको ये सारे फल मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। छठे में स्थिति खराब है, मैंने पहले भी बताया, छठे, 8वें और 12वें में गज केसरी योग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता, परिणामों में बहुत कमी आ जाती है। बृहस्पति पीड़ित हो जाएगा, चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छे रिजल्ट देगा, शत्रुओं पे विजय देगा, रोग ऋण शत्रु से बचाव देगा, पर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। सप्तम में फिर अच्छी स्थिति है, जातक या जातिका जिसकी भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में गज केसरी योग का निर्माण होगा, उसका पति या पत्नी अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार से आएगा, किसी राजे जमींदार की बेटी या बेटा होगा, ससुराल पक्ष भी बहुत प्रतिष्ठित होगा, पति या पत्नी किसी ऊंची पोस्ट पे होगा,
सरकार में, प्रशासन में, या पति या पत्नी नेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है या हो सकती है। इसके जो पार्टनर्स होंगे वो बड़े ऊंचे प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, व्यापारिक यात्राएं बड़ी सफल होंगी, धन के आगमन के कई सारे मार्ग खुलेंगे, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी शांति रहेगी, पति या पत्नी से सम्मान प्राप्त होगा, ये भी अच्छी स्थिति है। अष्टम में स्थिति अच्छी नहीं है, गजकेसरी योग का प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखेगा। हाँ, ये अवश्य होगा कि ससुराल बड़ी धनी और प्रतिष्ठित होगी। सास ससुर जो होंगे वो राजे रजवाड़े, ज़मींदार वगैरह हो सकते हैं, पैसे वाले घर के हो सकते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को ससुराल से ढेर सारी संपत्ति गिफ्टेड मिल जाती है फ्री में। और गजकेसरी योग का पूरा प्रभाव तो नहीं मिलता, अष्टम के जो बुरे प्रभाव हैं उसमें थोड़ी कमी भी आती है, पर फिर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। गजकेसरी योग क्षीण हो जाता है। नवम में स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया। बृहस्पति खुद धर्म का देवगुरु हैं, धर्म के कारक हैं, और अगर धर्म के स्थान में ही बैठ जाएं तो फिर ऐसा व्यक्ति समाज में बड़ा प्रतिष्ठित होता है। इसके पिता भी बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, बड़े जमींदार परिवार के होते हैं, किसी अच्छे खानदान में, कुल में इसका जन्म होता है। धर्म कर्म में इसकी रुचि बहुत होती है। ये ऐसा व्यक्ति कई सारे मंदिर बनवाता है, कई सारे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बनवाता है, और समाज में बहुत ख्याति प्राप्त होता है। धर्म से जुड़ के रहता है तो इसकी तरक्की दिनों दिन होती जाती है। पिता का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन सदा मिलता है। पिता भी सज्जन व्यक्ति होते हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। दशम कर्म स्थान में भी गजकेसरी योग बन जाए तो ये तो अत्यंत उत्तम स्थिति है। यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी में होगा तो बड़े ऊंचे पोस्ट पे होगा, यदि पॉलिटिक्स में होगा तो कोई मंत्री होगा, जनता में इसकी बड़ी पकड़ होगी, लोग इसकी एक आवाज़ पे कुछ भी करने को तैयार होंगे। यदि यह सेना या पुलिस में होगा तो बड़े ऊंचे पोस्ट पे होगा, हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। कर्म स्थान में इसके नीचे कई सारे लोग काम करते होंगे, कई सारे लोगों का लीडर होगा, क्योंकि नेतृत्व क्षमता भी देता है बृहस्पति कर्म स्थान में। अगर ये व्यापारी होगा तो अपने जैसे व्यापारियों का नेता होगा, और बहुत प्रशासन में, सरकार में इसकी बड़ी चलती होगी। ये किंग मेकर भी होगा, खुद मुख्यमंत्री ना बने लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनाए कि इसका कोई कृपा पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए। दूसरों को चीफ मिनिस्टर बनाएगा और कंट्रोल इसके हाथ में होगा, रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में होगा। इतना पावरफुल आदमी होगा, जातक या जाति का। जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री तो बना दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह की लगाम, उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में था। कुछ ऐसी स्थिति होती है। एकादश में गजकेसरी योग बने, अत्यंत उत्तम स्थिति है। लाभ के कई सारे मार्ग खुलते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने नेटवर्क से धन बरसता रहता है। हर कोई, हर मित्र ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए तैयार होता है। समाज में जिसको देखो वो इसकी सहायता करने के लिए रेडी होता है, और हर प्रकार की सहायता आती है। बहुत अच्छी स्थिति है। बड़े भाई बहनों से बड़ी अच्छी पटेगी। बड़े भाई बहनों के सहयोग से धन कमाएगा, नाम प्रतिष्ठा कमाएगा, पावर कमाएगा। बहुत अच्छी स्थिति है। द्वादश में स्थिति खराब है। गजकेसरी योग निष्प्रभावी होने लगता है, क्षीण होने लगता है, खर्चे कई सारे हो जाते हैं। हाँ, यह है कि धार्मिक कार्यों पे खर्च होंगे, धार्मिक स्थलों की यात्राएं खूब होंगी, मठों में, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, आध्यात्मिक स्थलों पे खर्च होगा, जाएगा व्यक्ति ऐसा। पर फिर भी गजकेसरी योग का प्रभाव पूरी तरह से नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं करेगा। धर्म कर्म के मामले से तो बहुत अच्छा है। खर्चा होगा, व्यय होगा, तो व्यय के मामले में देखा जाए, लेकिन एक तरह से द्वादश में बना हुआ गजकेसरी योग व्यक्ति को मोक्ष की ओर भी ले जाता है, अत्यंत धार्मिक बना देता है। तो स्थिति बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। तो ये तो हुआ गजकेसरी योग 12 भावों में बने तो क्या परिणाम देता है। अब मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, 2 उदाहरण कुंडलियाँ देके कि किस उदाहरण कुंडली में गजकेसरी योग बने तो क्या परिणाम देगा। देखिए, अभी तक मैं आपको बृहस्पति चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कहीं लिखा नहीं है। गजकेसरी योग बृहस्पति और चंद्रमा, ये 2 ग्रह जब एक साथ विराजमान होंगे जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, तब गजकेसरी योग बनेगा। ये मैं पहले बता चुका। अब चलिए, मान लीजिए ये वृष लगन की कुंडली है। ये तो मैंने सप्तम में ऐसे ही लिख दिया
किसी भी भाव में बन सकता है, 12 भावों में से किसी भी भाव में बन सकता है। वृष लगन में क्या गजकेसरी योग पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, वृष लगन का स्वामी होता है शुक्र, जो बृहस्पति का शत्रु ग्रह है, चंद्रमा का भी शत्रु ग्रह है। तो वृष लगन और तुला लग्न में यदि गजकेसरी योग का निर्माण हो किसी भाव में, तो चूंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों शुक्र के शत्रु ग्रह हैं, तो ये योग पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा। बृहस्पति और चंद्रमा योग कारक ग्रह नहीं है, यहाँ इनके पावर में कमी आएगी। दूसरा, बृहस्पति यहाँ अष्टम का भी स्वामी है धनु राशि, और एकादश का भी स्वामी है मीन राशि। अष्टम स्थान तो आप जानते ही हैं त्रिक में आता है, बुरा स्थान है। एकादश स्थान भी त्रिषडाय में आता है। तीसरा, छठा और एकादश, इसको त्रिषडाय कहते हैं। यानी एकादश स्थान की एनर्जी भी कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, छठे से छठा है। षष्ठम भाव से 1 2 3 4 5 6, छठे से छठा होने के कारण भले वो इच्छा पूर्ति का घर है, फ्रेंड सर्किल का घर है, नेटवर्क का घर है, पैसे देता है, इनकम देता है, पर छोटी मोटी बीमारियां भी लगी रहती हैं, छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है, छठे से छठा। ठीक है, तो इसीलिए इसको त्रिषडाय कहते हैं, बहुत अच्छा नहीं मानते। अब बृहस्पति 2 बुरे स्थानों का स्वामी हो गया वृष लगन में, 2 बुरे स्थानों का स्वामी है। लग्न का जो स्वामी है लग्नेश, इसका शत्रु ग्रह है। सेम वे में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, यहाँ तृतीय भाव भी त्रिषडाय में आता है। अधिक मेहनत और कम रिजल्ट, ये तृतीय भाव को आप इतने में समझ सकते हैं कि मेहनत ज़्यादा करनी होगी, पराक्रम पुरुषार्थ साहस ज़्यादा दिखाना होगा, परिणाम कम प्राप्त होंगे। और चंद्रमा शुक्र का शत्रु भी है। तो अगर किसी भी भाव में वृष लगन की कुंडली हो और किसी भाव में यदि गजकेसरी योग बने, भले वो अच्छे भाव में बना है, सप्तम में बना है, किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तब भी वो पूरे परिणाम नहीं दे पाएगा। केवल ये स्थिति है, न शुभ ग्रह की दृष्टि है न पाप ग्रह की दृष्टि है। और सप्तम में 2 3 4 5 6 7 8 वृश्चिक राशि आएगी, मंगल की राशि है। मंगल बृहस्पति का भी मित्र है, चंद्रमा का भी मित्र है। ठीक है, यहाँ पे वृश्चिक राशि हो जाएगी। तो अपने मित्र के घर में बैठा है बृहस्पति, चंद्रमा दोनों बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो स्थिति अच्छी है, गजकेसरी योग प्रभाव दिखाएगा। लेकिन चूंकि 2 बुरे स्थानों का स्वामी है, चंद्रमा भी बुरे स्थान का स्वामी है, इसलिए उस प्रभाव में कमी आएगी। साथ ही अगर इस पे कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, या यहाँ सूर्य भी बैठ जाए, सूर्य बैठ करके चंद्रमा और बृहस्पति दोनों को अस्त कर दे, या फिर यहाँ राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, यदि ये स्थितियाँ बन गई तो आप सोचिए कि मिक्स रिजल्ट मिलेगा। अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों का मिक्स रिजल्ट होगा। अगर अच्छे प्रभाव ज़्यादा होंगे तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, यदि नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होगा तो अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, या कम अशुभ ना भी तो अच्छे प्रभावों में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कुंडली का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, बहुत गहराई में जा कर के डीपली, कितने तरह की दृष्टियां पड़ रही हैं, कितने तरह के ग्रहों का संयोग है, किस भाव में बैठा है, योग कारक है कि मारक है, कितना बल है उस ग्रह में, डिग्री वाइज वो मजबूत है या नहीं, या षडबल जो मैंने बताए थे वो देखेंगे कि षडबल इसमें कितना है। अगर आपने षडबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी उदाहरण कुंडली लेते हैं हम। ये उदाहरण कुंडली है वृश्चिक लगन की। अगर इस कुंडली के किसी भाव में गजकेसरी योग बन जाए, मान लीजिए कि लग्न में ही बन जाए, बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों लग्न में ही विराजमान हो गए, तो क्या पूरे परिणाम मिलेंगे? जी, पूरे परिणाम मिलेंगे। लग्न का स्वामी मंगल बृहस्पति का भी मित्र है, चंद्रमा का भी मित्र है। तो सबसे पहले तो कि इस लग्न में लग्नेश से मित्रता हो गई इन दोनों ग्रहों की, ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट हो गया। अब बृहस्पति द्वितीय और पंचम 2 शुभ भावों का भी स्वामी हो गया। द्वितीय धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान, पैसा जमा करने वाला घर,
और पंचम पूर्व जन्म के संचित कर्म त्रिकोण स्थान, 2 शुभ स्थानों का स्वामी हो गया। चंद्रमा नवम धर्म भाग्य भाव, एक और त्रिकोण शुभ स्थान का स्वामी हो गया। तो ये शुभ स्थानों के स्वामी हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, इससे अच्छी स्थिति क्या होगी। अगर इस भाव पर लग्न पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, कोई अस्त करने वाला ग्रह सूर्य ना हो, कोई राहु केतु ना हो, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो कंडीशन अप्लाइड एवरीवेयर है, बट ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। वृश्चिक लगन में गज केसरी योग अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। लग्न में जो गज केसरी योग बनने के प्रभाव होते हैं वो पूरी तरह मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। अपनी अगली कुंडली में मिलते हैं पितृदोष के साथ। एक योग और एक दोष की चर्चा करूंगा मैं। इन दिनों अक्टूबर 2023 का समय चल रहा है, अक्टूबर का महीना है, साल है 2023। राहु और केतु 2 बड़े ग्रह हैं, इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। तो मैं कोशिश करूंगा कि राहु और केतु के बड़े परिवर्तन हैं ये गोचर में, 18 महीनों का परिवर्तन होता है और सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अलग अलग राशियों के आधार पर 12 वीडियोस बना दूं। मेष राशि में क्या प्रभाव पड़ेंगे, वृष में क्या प्रभाव पड़ेंगे, मिथुन में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस प्रकार से पहले राहु का फिर केतु का मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम गुरु चांडाल दोष की भी बात करेंगे, इसी तरह विस्तार पूर्वक ग्रहण दोष की भी बात करेंगे। पितृपक्ष चल रहा है इन दिनों, नवरात्रि के ठीक पहले पितृपक्ष आता है। अपने पितरों पूर्वजों का तर्पण करने का, उनका श्राद्ध करने का, उनको स्मरण करने का, उनको संतुष्टि प्रदान करने का समय है। तो अगला वीडियो मैं पितृदोष पर बनाने जा रहा हूँ कि यदि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाएं, पितृ नाराज हो जाएं, तो हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, फिर हम उनको कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या हैं, उनको कैसे दूर करेंगे, इन सारी बातों पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।